नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज का विषय है अंधेर नगरी परिचय एवं सारांश। तो आइए दोस्तों अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 1889 ईस्वी में लिखित एक लघु नाटक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल मिलाकर 18 नाटकों की रचना की है, जिसमें से प्रवास नाटक अपूर्ण है। शेष 17 नाटकों में से 10 मौलिक तथा 7 अनुदित अर्थात अनुवादित नाटक है। यदि उनके मौलिक नाटकों को देखें तो उसे 4 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पौराणिक नाटक, दूसरा ऐतिहासिक नाटक, तीसरा सामाजिक राजनीतिक नाटक तथा चौथा प्रहसन। दोस्तों, अंधेर नगरी नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रहसन है और कथ्य की दृष्टि से सामाजिक राजनीतिक नाटक, जिसमें लेखक ने देश और समाज की दुर्दशा और अव्यवस्था की झांकी प्रस्तुत कर पाठकों में नई चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। सन 1889 ईस्वी में लिखे गए इस नाटक में छोटे छोटे 6 दृश्य हैं और साथ ही यह भी कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने एक ही रात में बिहार के किसी राजा के कुशासन और उसके रजवाड़े में प्रजा की दुर्दशा पर व्यंग का कठोर प्रहार करने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण और न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना करने के लिए इसकी रचना की थी। दोस्तों, अंधेर नगरी का मूर्ख, विवेकहीन और शराबी राजा वस्तुतः उन रजवाड़ों के अधिपतियों का प्रतिनिधि है जो भारत की विभिन्न रियासतों में ऐश्वर्य व विलासपूर्ण जीवन बिता रहे थे और अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए निरीह प्रजा का शोषण कर रहे थे। इनकी रियासतों में सर्वत्र कुव्यवस्था थी। न्याय के नाम पर अन्याय होता था। अच्छे बुरे, अपराधी निरपराध, पंडित गंवार आदि की इन्हें परख तक नहीं थी। एक पंक्ति में कहा जाए तो सबको एक ही लाठी से हाँका जाता था। इस नाटक में लोभ, लालच और विवेकहीनता के दुष्परिणाम दिखाकर गोवर्धन दास को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर नाटककार ने बहुत सी उन बुराइयों की ओर भी इशारा किया है जो उस समय समाज में व्याप्त थी। दोस्तों, एक सामान्य सी लोकोक्ति है जिसे आप सभी ने अवश्य सुना होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यह भारतेंदु जी की प्रतिभा का ही चमत्कार था कि उन्होंने इस सामान्य सी लोकोक्ति को व्यंग्यात्मक और सृजनात्मक अर्थ प्रदान किया। तो दोस्तों, अब जानते हैं अंधेर नगरी नाटक का सारांश, जो कुछ इस प्रकार से है। नाटक के प्रथम दृश्य में एक महंत अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। भजन कुछ इस प्रकार से है। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के भजे से काम बने सब, राम के भजन बिनवा सभी नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भज रघुराई। इसके बाद महंत अपने दोनों चेलों को भिक्षाटन के लिए नगर में भेजते हैं। नारायण दास पूर्व दिशा की ओर तथा गोवर्धन दास पश्चिम दिशा की ओर भिक्षाटन के लिए जाता है। जब गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत सी भिक्षा लाऊंगा, यहाँ के लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, तो महंत जी गोवर्धन दास को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य बाजार का है। यहाँ सभी तरह के उत्पाद बिकते हैं। यहाँ अनेकों दुकानदार हैं, जैसे चने बेचने वाला घासीराम, कबाब वाला, नारंगी वाली, कुजरिन, तरह तरह की मिठाइयाँ बेचने वाला हलवाई, सूखे फल मेवा बेचने वाला अफगान भी है,
पाचक वाला है, मछली बेचने वाली है और परचून की दुकान वाला बनिया भी है। प्रत्येक दुकानदार अपने अपने सामान को आवाज लगाकर विशिष्ट तरीके से बेच रहा है और सभी सामान का एक ही दाम है, अर्थात 1 टका। सभी वस्तुएं टके सेर में ही बेची जा रही हैं। सभी बेचने वालों के तरीके से भारतेंदु जी व्यंग को स्थापित करते हैं। प्रत्येक व्यापारी के कथन में सामान्य वस्तुओं को लेकर बड़ा भारी व्यंग किया गया है, जिसे एक एक कर जानते हैं। जैसे चने बेचने वाला घासीराम कहता है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। वहीं कुंजरिन काजी पर व्यंग करते हुए कहती है कि जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी। वहीं सूखे फल और मेवे बेचने वाला अफगान हिंदुस्तान की दुर्दशा का कारण बताता है और कहता है कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लकलक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक। चूरन बेचने वाला तो राजनीतिक स्थिति एवं भ्रष्टाचार पर बड़ा भारी व्यंग करते हुए कहता है कि हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। वहीं मछली वाली समाज के लोगों की दुष्चरित्रता पर व्यंग करते हुए कहती है कि लाख टका का बाला जोवन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछली सी बरहिया, मिले बिना अकुलाए। और इन सबों में सबसे बड़ा और भारी व्यंग ब्राह्मण स्वयं के ऊपर करता है, जो लोगों को जात बेचता है। वह कहता है कि टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। इस प्रकार पूरा बाजार घूमने के बाद गोवर्धन दास हलवाई के पास जाता है। उसके पास कुल 7 पैसे हैं, जो उसे भिक्षा में मिले होते हैं। उससे वह मिठाई खरीदता है और हलवाई से पूछता है, क्या नाम है इस नगरी का? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। और गोवर्धन दास मिठाई वाली गठरी उठाता है और मजे में गाता जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस प्रकार यहाँ दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तीसरे दृश्य में दोनों चेले भिक्षा लेकर गुरु के पास पहुँचते हैं। महंत गोवर्धन दास से पूछते हैं कि कहाँ से लाया इतनी मिठाई? तो गोवर्धन दास सारी कहानी सुना देता है और फिर गाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो महंत अपने अनुभव से भविष्य के खतरे को भांप लेते हैं और कहते हैं, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजय बास। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दारिम विषम, जहाँ ननेक विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। फिर महंत जी कहते हैं कि मैं ऐसे देश में एक क्षण भी नहीं रहूंगा और मेरी बात मान, तू भी यहाँ से चल। परंतु गोवर्धन दास वहाँ से नहीं जाना चाहता है। तो गुरुजी कहते हैं कि कभी संकट पड़े तो हमारा नाम स्मरण करना। महंत जी चले जाते हैं और गोवर्धन दास मिठाई खाता रहता है। इस प्रकार तीसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। चौथा दृश्य राज्यसभा का है, जहाँ राजा, मंत्री और सेवक के बीच हंसी मजाक और मस्खरी चल रही है। राजा शराब मंगवाता है और पीते रहता है। तभी दुहाई दुहाई की आवाज आती है और नौकर एक फरियादी को पकड़ लाता है। फरियादी राजा से न्याय की गुहार करता है तथा बताता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर गई और उसकी बकरी दबकर मर गई। तो मूर्ख राजा दीवार को पकड़ लाने का आदेश देता है। तब
मंत्री समझाता है कि दीवार तो निर्जीव होता है, तब राजा उस कल्लू बनियों को पकड़कर लाने का आदेश देता है। इसी प्रकार राजा की मूर्खता के कारण और सही अपराधी तय नहीं हो पाने के कारण दरबार में अनेक व्यक्तियों जैसे कारीगर, चूने बनाने वाला, भिश्ती, कसाई, गरेड़िया और कोतवाल को पेश किया जाता है और अंततः कोतवाल दोषी सिद्ध किया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाकर सभा बर्खास्त कर दी जाती है। इस प्रकार चौथा दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। पांचवें दृश्य में गोपाल दास मिठाई खा रहा है और मिठाई खा खाकर वह मोटा हो गया है और सोचता है कि गुरुजी ने बेकार ही उसे यहाँ रुकने से मना किया था। यहाँ तो दिन भर मिठाई खाना है, सोना है और आनंद से राम भजन करना है। तभी 4 प्यादे चारों तरफ से आकर उसे घेर लेते हैं और पकड़कर राजा के पास ले जाने को तैयार हो जाते हैं। तो गोवर्धन दास उन प्यादों से पूछता है कि उसने आखिर गलती क्या की है। तो प्यादा बोलता है, तुम्हें फांसी की सजा होगी। गोवर्धन दास पूछता है कि भला मुझे फांसी क्यों? तो प्यादा कहता है कि तुम बहुत मोटे हो गए हो इसीलिए। फिर प्यादा पूरी बात बताता है कि राजा ने कोतवाल को फांसी दी थी, परंतु फांसी का फंदा बड़ा हो गया है, इसलिए राजा ने एक मोटे आदमी को पकड़कर लाने को कहा है। इस राज्य में तुम ही एक मोटे हो, बाकी राजा के भय से कोई मोटाता नहीं है। फिर गोवर्धन दास गुरुजी को याद करने लगता है और 5वां दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। छठा दृश्य शमशान का है, जहां गोवर्धन दास रोता है और राजा से छोड़ देने की गुहार लगाता है। साथ ही गुरुजी की बात न मानने पर अफसोस करता है। तभी वहां गुरुजी आ जाते हैं। शिष्य को फंदे के समीप देखकर उससे सारा माजरा समझते हैं और बचाने की तरकीब लगाते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और दोनों गुरु शिष्य आपस में ही लड़ने लगते हैं। राजा पूछता है, पता करो क्या माजरा है। तो सिपाही बताता है कि जो इस समय यानी शुभ घड़ी में मरेगा वह सीधे स्वर्ग को जाएगा। तब मंत्री कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कोतवाल बोलता है मैं। तभी राजा सबको चुप कराते हुए कहता है कि राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, और कहता है कि हमको फांसी पर चढ़ाओ। और इस प्रकार सभी मिलकर राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। तभी महंत जी कहते हैं कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह सारांश कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।